सभी व्यूअर्स का वेलकम है वाईडी की द हिंदू एडिटोरियल क्लास में, जहाँ पे मैं हर रोज़ कोशिश करता हूँ 8 घंटे की लर्निंग को आधे पौने घंटे के अंदर पैक करने की। अपने यूजुअल तरीके अंदाज के कारण अपने आज सुबह के एडिटोरियल को लेने वाले हैं उसी अंदाज से, नॉन एसेंशियल्स कैन वेट। आप मेरे साथ देखेंगे ग्रामर, वोकेबलरी और कॉम्प्रिहेंशन को कैसे मैं एक साथ लेकर के चलूँगा आपके अच्छी बेहतर बनाने के लिए। पर उससे पहले जो गुजारिश मैं आपसे रोज़ करता हूँ फिर से करूँगा, पहले इस एडिटोरियल को खुद पढ़ने की कोशिश करें, उसके बाद इस वीडियो को चलाएं। आपके साथ मैं चल सकता हूँ, लास्ट तक नहीं चल सकता, एग्ज़ाम आपको अकेले जा करके देना है। पहले आप खुद पढ़ेंगे, उसके बाद वाईडी की वीडियो को देखेंगे। हमेशा की तरह मैं आपसे फिर से जो है ना यही सजेशन दूंगा। चलिए, नॉन एसेंशियल्स कैन वेट। नॉन एसेंशियल्स क्या होते हैं पहले ये देख लो। एसेंशियल क्या होता है? जो चीज़ जरूरी हो, नेसेसरी हो, रिक्वायर्ड हो, इम्परेटिव हो, वो होती है एसेंशियल। इम्परेटिव भी इसका एक जो है ना सिनोनिम होता है। इसके आगे लगा दिया नॉन, मतलब गैर ज़रूरी, जो अननेसेसरी हो, जो इम्परेटिव या रिक्वायर्ड ना हो। इसके लिए अपने पास अच्छा सिनोनिम भी है नॉन एसेंशियल, गैर जरूरी का। एक्सट्रेनियस, जो एक्स्ट्रा हो, जो बाहर से हो, एडिशनल हो, जिसकी हमें ज़रूरत ना हो। कह रहा है ऐसी चीज़ें जो है ना नॉन एसेंशियल्स, वो वेट कर सकती हैं, उनको इंतज़ार करवाया जा सकता है, उनके बिना कहीं आग नहीं लग रही। अब देखो, नॉन एसेंशियल कहते हैं किसको हैं? जनरली वो चीज़ें नॉन एसेंशियल होती है जो हमें जीने के लिए नहीं चाहिए। सांस लेने के लिए हवा चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए, और जो है छत पे एक जो है सर पे जो एक छत चाहिए, ये हमारे एसेंशियल्स। नॉन एसेंशियल क्या है? जो चीज़ खाने पीने की नहीं है, आपके सर्वाइवल के लिए नहीं है, लैपटॉप, टीवी, मोबाइल फ़ोन्स, ये सब के सब क्या है? नॉन एसेंशियल। तो कह रहा है ये वेट कर सकते हैं, अभी इनकी बिक्री को खोलने की ज़रूरत नहीं है लॉकडाउन के अंदर। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ करके देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। उससे पहले एक बिगिनर लेवल का ग्रामर कॉन्सेप्ट है, फटाफट हम उठाएंगे। ज़्यादातर बिगिनर लेवल के लोग हैं ना, आज भी इसके अंदर थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अपने पास इंग्लिश के अंदर कुछ मॉडल वर्ब्स हैं। अच्छा, कौन कौन सी हैं? ये सारी हैं। कैन, इसकी पास्ट कुड, विल वुड, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, मस्ट, ऑट टू, शैल इसकी पास्ट में शुड, मे इसकी पार्ट में पास्ट में माइट। ये सब की सब क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। इनके साथ दो प्रॉब्लम्स हैं। इनकी दोनों प्रॉब्लम्स आपको याद रखनी है हमेशा, उसी से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। पहली प्रॉब्लम क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, कभी भी ये मेन वर्ब बन करके नहीं आ सकती। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हो सकता यस शी कैन, कैन के बाद में कुछ ना कुछ होगा जरूर। दूसरी चीज़, अच्छा अपने बाद में लेंगी क्या? ये सिर्फ और सिर्फ वर्ब का बेयर इन्फिनेटिव लेंगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगी बिना किसी एस या एस के। अब बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है और कैसे लेती हैं और उस पर क्या एरर बनती हैं, वो मैं आपको फटाफट दिखाता हूँ। ही प्लेज फुटबॉल एवरी डे, वो हर रोज़ फुटबॉल खेलता है। जो लोग थोड़ा सा भी इंग्लिश को जानते हैं वो जानते होंगे यहाँ मैंने प्ले के आगे प्लेस क्यों लगाया। ही जो है सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है, अपने बाद में प्लेज लेता है क्योंकि इसके एस लगेगा वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसके आगे, है ना। ही प्लेज फुटबॉल, ही टीचेज इंग्लिश, ही ईट्स बनाना, समझ गए ना। एस या यस वर्ब के पीछे लगाते हैं जब जब सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं अपने पास, ही, शी, इट। चलो अब मान लो मेरे को यहाँ पे मॉडल यूज़ करनी है, मैं यूँ कह दूँ ही मस्ट प्ले फुटबॉल एवरी डे, उसको हर रोज़ फुटबॉल खेलनी पड़ेगी, खेलनी चाहिए, है ना। मस्ट का मतलब चाहिए चाहिए। जैसे ही मैं मस्ट लगाऊंगा ना, इस प्लेस का, प्ले का जो ऐसा है ना पीछे का, ये निकल जाएगा। अब आप कहो सर ही के साथ में तो प्लेज आता है मेरे भाई, पर बीच में क्या आ गई? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। बस इसकी यही खासियत है, हेल्पिंग वर्ब बन के आएगी, अपने बाद में आने वाली वर्ब को बेयर इन्फिनेटिव में बदल देगी। अगर यहाँ पे प्लेज लिखा हुआ है तो यहाँ पे प्ले हो जाएगा, चाहे यहाँ पे प्लेड होता तो भी यहाँ प्ले ही होने वाला था, समझ गए। ही मस्ट प्ले फुटबॉल एवरी डे। अच्छा, ही कैन प्ले फुटबॉल एवरी डे, ही विल प्ले फुटबॉल एवरी डे, कोई भी ले लो इनमें से। उसके बाद में ही ऑट टू प्ले फुटबॉल एवरी डे। समझ गए इतनी चीज़? देखिए ये तो था कॉन्सेप्ट। आप में से ज़्यादातर लोग इस कॉन्सेप्ट को जानते भी हैं, ही मस्ट के साथ में प्ले आएगा। मान लो आप इसको जानते भी हैं, पर आपको वो कहाँ कन्फ्यूज़ करने की कोशिश करेगा, वो इस तरह से कन्फ्यूज़ करेगा। एंड ही मस्ट प्ले फुटबॉल एवरी डे एंड बिकम्स हेल्दियर, वो हर रोज़ उसको फुटबॉल खेलना चाहिए और हेल्दियर बनता है। सेंटेंस इस तरह से बनाएगा। आप क्या देखोगे? ही के बाद में बिकम्स लगना है, बिल्कुल ठीक है, पर क्या ये सेंटेंस बन रहा है? नहीं बन रहा। फुटबॉल खेलना चाहिए और हेल्दियर बनता है, ये दो अलग बातें हैं। एंड लगा के इनको करने की जरूरत नहीं थी। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे भी ये वाली जो मस्ट है ना, ये वाला मस्ट वो अंडरस्टूड है यहाँ पे।
यहाँ पे अंडरस्टूड है। ही मस्ट प्ले फुटबॉल एवरी डे एंड मस्ट बिकम्स नहीं, फिर हो जाएगा बिकम। तो इस तरह से कंफ्यूज करता है वो आपको। दूसरी बार आपको यहाँ पे मस्ट जो है ना निकाल करके देगा और बिकम्स लिख करके देगा। आपको पहचानना है सेंटेंस मॉडल के साथ चल रहा है, दूसरी वाली वर्ब भी मॉडल के साथ आ रही है, इस वजह से इस वर्ब को भी हमें बेयर इंफिनिटिव फॉर्म में लेना है। तो इस तरह से रूल आपको अप्लाई करवाता है, ठीक है ना। यहाँ भी आप बना सकते हो, ही कैन प्ले फुटबॉल एवरी डे एंड लर्न्स दिस स्पोर्ट। वो हर रोज़ फुटबॉल खेल सकता है और सीखता है स्पोर्ट को, कोई बात नहीं बनी है। फुटबॉल खेल सकता है और सीख सकता है इस खेल को। तो यहाँ पे भी कैन अंडरस्टूड है, कैन अंडरस्टूड है तो लर्न्स ना होकर के क्या होगा, लर्न दिस स्पोर्ट। फटाफट आगे पढ़ेंगे, किस बारे में लिखा हुआ अपने को मालूम चलेगा टाइटल पैराग्राफ से। आज सब्जेक्टिव मोड को लेने वाला हूँ डिटेल में, अच्छे से देखना, बच्चे की तरह सिखा रहा हूँ। कह रहा वाइल द फ्लिप फ्लॉप ऑन ई कॉमर्स सीम्स आर्बिट्री, कॉशन इज बेस्ट ड्यूरिंग अ पैंडमिक। कह रहे जहाँ जो फ्लिप फ्लॉप है, फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, रिवर्सल, यू टर्न मार लेना किसी चीज़ पे, कह करके मुकर जाना। कह रहे जो ये मुकर जाने का काम है ना, यू टर्न मार लेने का काम है, और किस पे, ई कॉमर्स के ऊपर, फ्लिपकार्ट, अमेजन और मिंत्रा के ऊपर। कह रहे ये जो फ्लिप फ्लॉप है दिखाई देता है एकदम मनमाना, हमें दिखाई देता है आर्बिट्ररी, है ना, दादागिरी वाला। पर कह रहा लेकिन कॉशन जो है ना, सावधानी जो है वो है बेस्ट, वो क्या है, सबसे अच्छी इस पेंडेमिक के दौरान, इस महामारी के दौरान। कह रहा है गवर्नमेंट ने जो फ्लिप फ्लॉप मारा है, रिवर्सल मारा है ई कॉमर्स पे, हो सकता है आपको देख करके लगे कि मनमानी कर रही है सरकार, आर्बिट्री हो सकता है, लेकिन सावधानी इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। फ्लिप फ्लॉप मारना गवर्नमेंट का गलत नहीं है, समझ गए। अब आ जाओ इस सेंटेंस के पीछे ग्रामर पे, फिर मैं आपको एक समरी दूंगा ताकि आपको पता लगे क्या कहना चाह रहा है। सेंटेंस के अंदर ग्रामर तो देख लो वही है, सब्जेक्ट और वर्ब आए हुए हैं, पूरे के पूरे एडिटोरियल के सब्जेक्ट और वर्ब ग्रीन और पिंक मैंने ऑलरेडी आपके लिए कर दिए हैं, है ना। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। अब ये जो वर्ड्स आए नए, इनको आप मेरे साथ देख लें फटाफट। फ्लिप फ्लॉप मैंने आपको बता दिया, एकदम मुड़ जाना किसी चीज़ का। यू टर्न मारते हैं आप गाड़ी चलाते हुए, वो भी फ्लिप फ्लॉप होता है। रिवर्सल मारते हैं रिवर्स गियर में, पीछे आती है आपकी गाड़ी, वो भी फ्लिप फ्लॉप होता है। और एक ईडियम होती है अबाउट टर्न, शायद कल ही हमने खबरी पे की थी है ना ये ईडियम, अबाउट टर्न। उसका मतलब क्या होता है, कह करके मुकर जाना, उलट फेर कर देना, पलटा मार लेना, फ्लिप फ्लॉप। आर्बिट्रेरी मतलब जो चीज़ मनमानी हो, इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है डिस्क्रिशनरी। ये आर्बिट्रेशन और डिस्क्रिशन दोनों के दोनों कोर्ट की लैंग्वेज में बहुत यूज़ होते हैं ना। कोर्ट जो काम करती है वो मनमाने ढंग से करती है, उसकी पावर्स को आर्बिट्ररी पावर्स या डिस्क्रिशनरी पावर्स कहते हैं, है ना। जज साहब को जो लास्ट में लगेगा वो फैसला वो देंगे, इसलिए वो पावर्स होती हैं डिस्क्रिशनरी या आर्बिट्ररी पावर्स। समझ गए इस वर्ड को। चलो एक समरी दे देता हूँ, आपको पता लगे किस बारे में लिखा हुआ है। हुआ ये, सरकार ने बोला 20 तारीख से जो अभी लॉकडाउन खुलने वाला है उसमें हम ई कॉमर्स इंडस्ट्री को छूट देंगे, घर घर कुछ भी डिलीवरी करनी हो जाकर के वो कर सकती है। अमेजॉन, मिंत्रा, जो पेटीएम है और जो फ्लिपकार्ट है जा सकते हैं। फिर अचानक से 19 तारीख को क्या बोला उन्होंने कि आप जो है ना, अब जो ई कॉमर्स वाले नॉन एसेंशियल आइटम्स की डिलीवरी नहीं कर सकते, सिर्फ किसी घर खाना पहुंचा सकते हो, राशन पहुंचा सकते हो, आप जो है किसी घर टीवी, मोबाइल, लैपटॉप लेकर के जो है डिलीवर नहीं कर सकते। हुआ क्या इससे, इन्होंने बहुत सारे ऑर्डर्स ले लिए थे, मैंने भी एक ऑर्डर दे दिया था एक चीज़ का, है ना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम का। अब वो सारे के सारे ऑर्डर्स के पैसे इनको वापस करने पड़ रहे हैं, रिफंड, और इससे बहुत परेशान भी हो गए हैं ई कॉमर्स वाले कि क्यों ऐसा सरकार हमारे साथ कर रही है। अपना एडिटोरियल क्या कर रहा है, पहले इन्होंने सरकार ने करने की सोची और बाद में जो पलटी मारी, कह रहे इसमें कोई गलती नहीं है, इन्होंने एक लॉजिक लगाया, उसके हिसाब से पलटा मारना बिल्कुल सही है। और इससे क्या कह रहा है ये, कह रहा आप एसेंशियल और नॉन एसेंशियल के बीच की है ना जो खाई को सही से समझा नहीं पा रहे हो सबको, इस वजह से आपसे सब परेशान है, सबसे नाराज़ हो रहे हैं। अब ठीक तरीके से समझा दो एसेंशियल क्या है, नॉन एसेंशियल क्या है, तो लोगों को पता लगेगा कि आपका डिसीजन बिल्कुल ठीक है। समझ गए ना। इसी एडिटोरियल में बताएगा कुछ कमियां सरकार की और कुछ अच्छी बात की है उसने, फ्लिप फ्लॉप करके उसकी बड़ाई कर रहा है। आज का एडिटोरियल में बोलूँगा, 2 टोन्स हैं, पहली है अपलोडिंग, दूसरी है सरकास्टिक। थोड़ा सरकाजम दिखा रहा है, साथ साथ प्रशंसा भी कर रहा है। इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड अपने पास, यूफेमिस्टिक। यूफेमिस्टिक का मतलब क्या होता है, चलो मैं लिख देता हूँ किसी को समझ नहीं आए तो। यूफेमिस्टिक टोन का मतलब क्या होता है, आज की जो टोन है ना वो ऐसी होती है, यूफेमिस्टिक। किसी को आप हंसी हंसी के अंदर ताने मार जाओ ना, किसी को आप गलत बात भी कहनी है पर इस तरीके से कहो उसको गलत ना लगे, उसको कहते हैं यूफेमिस्टिक वे ऑफ सेइंग समथिंग। तो आज की टोन अगर परफेक्टली मैं देखूं तो यूफेमिस्टिक टोन है, सरकाजम भी है और सरकार की बड़ाई भी कर रहा है। ठीक है, समरी लंबी होगी छोटी से, एक छोटी समरी आपको जरूर लिखनी है, कमेंट सेक्शन के अंदर जाएं, 5 से 6 सेंटेंसेस बनाएं। आप 10, 12, 15 दिन समरीज लिखोगे, आपकी झिझक निकलेगी, साथ में आपकी राइटिंग स्किल्स है ना खुद ब खुद बेहतर होंगी। मैं कोशिश करता हूँ कुछ समरीज को रिप्लाई करने की, रेट करने की। शुरू करें। कह रहे 10 सेंटेंस लास्ट मिनट रिवर्सल of its decision to allow e-commerce companies to resume deliveries of non-essential items as part of an easing of the lockdown curbs is welcome, given that India is still not out of the woods in its pandemic fight.
सेंटेंस सिंपल है, जैसे मैंने पढ़ा है ना 2 बार खुद पढ़ने की कोशिश करो, आधा सेंटेंस आपको वैसे ही समझ आ जाएगा। कह रहे सेंटर का जो लास्ट मिनट रिवर्सल है, आखिरी मोमेंट पे आया हुआ जो पलट फेर का काम है, उल्टा पलटी का काम है, अपनी बात से पलटने का काम है। और किसका? इसके डिसीजन का। डिसीजन कौन सा था? अलाउ करने का ई कॉमर्स की कंपनियों को। अच्छा, क्या अलाउ करना, क्या इजाज़त देना कि वो रिज्यूम कर दें, फिर शुरू कर दें डिलीवरियों को। अच्छा, किन चीज़ों की? नॉन एसेंशियल आइटम्स की, ऐसी आइटम्स जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, नॉन एसेंशियल है। कह रहे जो रिवर्सल था ना, और ये रिवर्सल किस काम के लिए? कह रहा एज पार्ट ऑफ एन ईजी ऑफ द लॉकडाउन कर्व्स। और ये डिलीवरी इसलिए देने वाले थे एक पार्ट की तरह है जो ईज करने का काम है, आसान बनाने का काम है लॉकडाउन के कर्व्स को, लॉकडाउन में लगे शिकंजे को, लॉकडाउन में लगी रिस्ट्रिक्शंस को। तो इस वजह से रिज्यूम करवा रहा था कि रिस्ट्रिक्शन को खोल रहे हैं हम। कह रहे जो डिसीजन है ना, अब इसके बाद भैया इस ये जो डिसीजन का रिवर्सल है ये वेलकम है, इसका बड़ा स्वागत है। अच्छा, क्यों स्वागत है? कह रहे गिवन दैट, जो दिया गया उसको देखते हुए, गिवन मतलब जो दिया गया जो देखते हुए, और वो क्या? दैट इंडिया, जस्ट अ मिनट, इंडिया इज स्टिल नॉट आउट द वुड्स। इंडिया अभी भी वुड्स से बाहर नहीं है, इंडिया अभी भी जंगलों से बाहर नहीं है, इंडिया अभी भी खतरे से बाहर नहीं है अपनी पेंडेमिक की फाइट में, इस फाइट के अंदर, इस महामारी के सामने। सेंटेंस के अंदर बहुत सारी इडियम्स, फ्रेजेस और इस तरह की चीज़ें यूज हुई हैं, थोड़ा सा आपको जो ना कंफ्यूजिंग लग सकता है। एक बार मैं रिपीट करता हूँ 10 सेकंड के अंदर, फिर इसके पीछे की वोकैबुलरी पे चलेंगे। सेंटर का डिसीजन, सेंटर के जो लास्ट मिनट रिवर्सल है, इसके उस फैसले का जो था अलाउ करने वाला ई कॉमर्स कंपनियों को शुरू कर दें अपनी डिलीवरी को नॉन एसेंशियल आइटम्स की, और एक तरीके की तरह, एक पार्ट की तरह है जो ईजिंग का काम है, जो हल्का बनाने का काम है लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शंस को कम करने को, लॉकडाउन को। कह रहे जो रिवर्सल है ना वो है वेलकम, बड़ा है उसका स्वागत। इस चीज़ को देखते हुए इंडिया अभी भी खतरे से बाहर नहीं है अपनी पेंडेमिक फाइट में, इस फाइट में, इस महामारी के सामने। समझ गए सेंटेंस को? अब आ जाओ इसके पीछे की जो है वोकैबुलरी पे। ग्रामर कुछ भी नहीं है इसमें, सब्जेक्ट उसकी वर्ब यहाँ आई हुई है, सब्जेक्ट उसकी वर्ब यहाँ आई हुई है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। ग्रामर ये है मेरे भाई, वोकैबुलरी ये है। पहला तो देख लेना आउट ऑफ द वुड्स, ये मैंने आपको कई बार बताया, सिर्फ रिपीट करवा रहा हूँ। वुड मतलब जंगल, जो चीज़ जंगल में होती है वो चीज़ खतरे में होती है। जंगल में मंगल हो जाता है ना, शेर मिल जाए आपको, सांप मिल जाए, जंगल का मतलब इंग्लिश में होता है खतरा, समझ गए ना? तो कह रहा इन द वुड्स, इसका मतलब क्या है? खतरे के अंदर है। द पेशेंट इज स्टिल इन द वुड्स, द एलिंग पेशेंट इज स्टिल इन द वुड्स, अभी भी जो मरीज है खतरे के अंदर है, समझ गए? आउट ऑफ द वुड्स मतलब जंगल से बाहर, मतलब खतरे से बाहर। द एलिंग पेशेंट नाउ इज रिकवरिंग एंड इज आउट ऑफ द वुड्स, एलिंग पेशेंट जो है रिकवर कर रहा है, अब खतरे से बाहर है। इसी से एक तीसरी जो फ्रेज निकलता है, बेब इन द वुड्स। बेब इन द वुड्स मतलब वुड्स में, जंगल में एक छोटा सा बच्चा। अब इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा आदमी जो बड़ा भोला भाला है, कलयुग का टाइम है, उसके अंदर भी कोई सीधा साधा आदमी हो, उसके लिए इस इडियम को यूज़ करते हैं। यू आर अ बेब इन द वुड्स, जंगल में खतरे के बीच में सीधे साधे आदमी हो। सीधे साधे आदमी के लिए एक और अच्छा वर्ड होता है गुलिबल, गुलिबल है ना, सीधा साधा आदमी गुलिबल। बढ़े आगे, सिंपल सा सेंटेंस है, आगे थोड़े अच्छे सेंटेंसेस आएंगे। कह रहे ऑन संडे, संडे को द होम मिनिस्ट्री डायरेक्टेड स्टेट्स, हमारे गृह विभाग ने, गृह मंत्रालय ने, होम मिनिस्ट्री ने डायरेक्ट कर दिया राज्यों को, स्टेट्स को, और क्या करने के लिए? टू इंश्योर करने के लिए, पक्का करने के लिए। अच्छा, क्या चीज़? दैट द मूवमेंट ऑफ व्हीकल यूज्ड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग नॉन एसेंशियल्स बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एडिशनल सर्विसेज। कह रहा है जो मूवमेंट है ना, जो इधर से उधर जाने का काम है, और किनका? व्हीकल्स का, उन वाहनों का। कौन से वाहन? जो कि यूज्ड बाय हैं, जिनका इस्तेमाल लिया जा रहा है ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के द्वारा। अच्छा, किस काम के लिए? फॉर ट्रांसपोर्टिंग नॉन एसेंशियल्स, नॉन एसेंशियल चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो कह रहे हैं जो मूवमेंट है ना, बी एक्सक्लूडेड, इस मूवमेंट को बाहर रखा जाए, एक्सक्लूड रखा जाए। और कहाँ से? फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एडिशनल एक्टिविटीज़, उस लिस्ट से जो एडिशनल एक्टिविटीज़ की हैं। अच्छा, कौन सी एडिशनल एक्टिविटीज़ हैं? अरे दैट वुड बी अलाउड फ्रॉम अप्रैल 20, जिनको अलाउ किया जाएगा अप्रैल 20 से। अच्छा, क्यों अलाउ किया जाएगा? टू मिटिगेट पब्लिक हार्डशिप, पब्लिक की हार्डशिप को, परेशानियों को मिटिगेट करने के लिए, आसान बनाने के लिए, कम करने के लिए। समझ गए सेंटेंस को? होम मिनिस्ट्री ने स्टेट्स को बोल दिया पक्का कर दो इस चीज़ को, कोई भी व्हीकल ई कॉमर्स ऑपरेटर्स का रोड पे नहीं घूमे, मूवमेंट नहीं करे। और क्यों? क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट कर रहा होगा नॉन एसेंशियल आइटम्स को, ऐसा व्हीकल हमारे को रोड पे नहीं चाहिए। इसको एक्सक्लूड कर दो, इस व्हीकल को, उन एक्टिविटीज़ में जो कि अलाउ की जा रही हैं अप्रैल 20 से पब्लिक की परेशानियों को कम करने के लिए। समझ गए? पहले बोला ले जाना, बाद में बोला नहीं ले जा सकते। आज सेंटेंस के पीछे की ग्रामर के अंदर बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है सब्जेक्टिव मूड का।
उससे पहले मैं आपको एक वर्ड बता दूं, मिटिगेट। ये 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था, किसी को रिलीव करना, राहत पहुंचाना, किसी की जो परेशानी को कम करना, पैसिफाई करना, मॉडिफाई करना, उसको कहते हैं मिटिगेट। दूसरा इसका यूज़ क्या होता है, किसी चीज़ में मिलावट करना। जैसे आप दूध को मिटिगेट करेंगे ना, तो दूध को आप डाइल्यूट कर रहे हैं पानी के साथ, है ना, दूध को आप रिलीव कर रहे हैं, उसकी ताकत को कम कर रहे हैं। ऐसे भी आप इसको यूज़ करते हैं मिटिगेट वर्ड को। तो अनमिटिगेटेड चीज़ कौन सी होगी, जो चीज़ प्योर है, बिल्कुल भी डाइल्यूटेड नहीं है, या मैं बोल दूं अनएडल्ट्रेटेड, जिसमें बिल्कुल भी मिलावट नहीं है, एकदम शुद्ध है, एडल्ट्रेशन जिसके अंदर नहीं हुआ, है ना। वोकैबुलरी को इसी तरह से पकड़े आप। अब आ जाओ कॉन्सेप्ट पे। ये बी एक्सक्लूडेड यहाँ पे क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है बी के बाद, बड़ी अजीब सी स्ट्रक्चर है, एक बार देखोगे समझने की कोशिश करना। इसको कहते हैं सब्जेक्टिव मूड। क्या होता है, क्यों होता है, ध्यान से देखो। देखो सब्जेक्टिव मूड का मतलब क्या होता है, आप कोई डिमांड कर दें, कोई सजेशन कर दें, कोई प्रे करें, विश करें, या कोई कंडीशन रखें, मतलब चारों में आपकी कोई ख्वाहिश होती है। डिमांड में भी आपकी ख्वाहिश होती है, सजेशन में भी ख्वाहिश होती है, ऐसा कर दो। हर चीज़ के अंदर जब आप ख्वाहिश करते हैं ना, तो आप क्या करते हैं, एक सब्जेक्टिव मूड में सेंटेंस को लिखते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को सब्जेक्टिव मूड में अपने लिखा जाता है। इनकी निशानी क्या होती है, या तो इनमें वर्ब आई होगी सब्जेक्टिव मूड वाली, ये सारी में से कोई, विश, कमांड, आस्क, रिकमेंड, इंसिस्ट, डायरेक्ट, ऑर्डर और डिमांड, है ना। सबके अंदर क्या है, कोई ख्वाहिश है आपकी, या इनमें कोई एडजेक्टिव आया होगा ऐसा। कौन सा वाला, ये वाला, है ना। इंपॉर्टेंट, नेसेसरी, एसेंशियल, इंपेरेटिव, क्रूशियल, ये भी क्या होते हैं, किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस को बताते हैं। मतलब ये अगर आए होंगे ना, तब आपको वहाँ पे सब्जेक्टिव मूड को अप्लाई करना होता है। अब सब्जेक्टिव मूड जो है ना, आपकी समझ से बिल्कुल हटके है, समझ के दायरे से बाहर है, अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो। क्योंकि इसकी वर्ब होती है ना, वो क्या होती है, बेयर इन्फिनिटिव। ऊपर देखा ना आपने मेरे साथ, बेयर इन्फिनिटिव, प्लेस का प्ले कर देते हैं हम, इसी को कहते हैं प्ले को बेयर इन्फिनिटिव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्टिव मूड प्रेजेंट टेंस में बेयर इन्फिनिटिव ही लेता है हमेशा। देखो कैसे, और फटाफट समझ जाओगे देख करके। आई प्रे दैट ही विंस द मैच, मैं प्रे करता हूँ कि वो मैच जीत जाए। समझ गए, प्रे आ गया अपने पास, वर्ब आ गई प्रे। देखो यहाँ पे है ना, वर्ब्स इंडिकेटिंग कौन कौन सी हैं, विश, कमांड, आस्क, ऑर्डर। ये देखो विश और प्रे जो है ना एक ही बात है, इच्छा करना या भगवान से प्रार्थना करना। विश आ गई या प्रे आ गई, तो मतलब क्या है, सब्जेक्टिव मूड है। सब्जेक्टिव मूड है तो वर्ब कौन सी आएगी, जो आपकी प्रे है ना, जिस चीज़ की आपकी प्रे है, वो चीज़ के अंदर वर्ब आएगा बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव विंस का क्या होता है, विन। अब देखो सेंटेंस क्या बनेगा, आई प्रे दैट ही विन द मैच। देखो कितना अलग सा बन गया, ही के बाद में हमने विन लिख दिया, ही विन द मैच। समझ गए मेरी बात को, ये होता है सब्जेक्टिव मूड। इस तरह से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, ऐसी वर्ब्स देकर के सब्जेक्टिव मूड का सेंटेंस बना करके विंस लगा के देगा, आपको बनाना है विन। और देखो, द जज ऑर्डर्ड दैट ही पेज द फाइन, जज ने ऑर्डर कर दिया कि वो फाइन को पे करे। अच्छा, ऑर्डर किया मतलब जज ने क्या किया, एक डिमांड की, है ना, डिमांड की, और ऑर्डर नाम की वर्ब भी हमारे पास आ गई। मतलब ये ऑर्डर के बाद सब्जेक्टिव मूड में सेंटेंस आना चाहिए जो उसका ऑर्डर है। ही के बाद में पेज आया हुआ, पेज सब्जेक्टिव मूड के अंदर वर्ब का बेयर इन्फिनिटिव नहीं बनेगा, इसको मैं बनाऊंगा पे। द जज ऑर्डर दैट ही पे द फाइन। अब देखो कितना अजीब सा सेंटेंस बन गया, ही के बाद में पे लिखा हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पर सब्जेक्टिव मूड में ऐसा ही होता है। एक और सेंटेंस कराता हूँ, इट इज़ नेसेसरी दैट द गवर्नमेंट हेल्प्स द पुअर, ये जरूरी है सरकार पुअर्स की हेल्प करे। नेसेसरी है ये, इट इज़ नेसेसरी, इट इज़ एसेंशियल, इट इज़ इंपेरेटिव, इट इज़ इंपॉर्टेंट, इट इज़ क्रूशियल। जब भी ऐसे एडजेक्टिव आ जाएं मतलब सब्जेक्टिव मूड है। सब्जेक्टिव मूड है तो मेरे भाई यहाँ पे गवर्नमेंट हेल्प्स नहीं आएगा, आएगा गवर्नमेंट हेल्प। समझ गए, सब्जेक्टिव मूड काउंटर इंट्यूटिव है, आपकी समझ से बिल्कुल उल्टा है। आपको इसको खास ध्यान देना है एग्जाम के अंदर, या जहाँ भी आप जो भी कुछ करना चाहते हो जिंदगी में, सब्जेक्टिव मूड को देख करके आपको उसको अलग तरीके से ट्रीट करना है। अब इसके अंदर एक स्टेप और ऊपर आ रहे हैं, सब्जेक्टिव मूड का पैसिव भी बनता है। क्या बनता है सब्जेक्टिव मूड का, पैसिव भी बनता है। पर सब्जेक्टिव मूड का पैसिव बनने के बाद भी इस कंडीशन को हम ब्रेक नहीं कर सकते, टेक द बेयर इन्फिनिटिव। पैसिव के अंदर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, बिना थर्ड फॉर्म के पैसिव नहीं बनता। सब्जेक्टिव के अंदर आपको बेयर इन्फिनिटिव चाहिए। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो, आई प्रे दैट ही विन द मैच, इसका मैं पैसिव बना रहा हूँ। पैसिव कैसे बनेगा, देखो ऐसे बनाते हैं, आई प्रे दैट द मैच, सिर्फ इसी सेंटेंस का बना रहा हूँ मैं, दो वर्ब्स आई हुई यहाँ पे, प्रे का नहीं बना रहा मैं, तो विन वर्ब का पैसिव बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई प्रे दैट द मैच इज वॉन बाय हिम, है ना, ऐसे ही बनेगा ना अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो। यहाँ पे मैं इज वॉन कर दूंगा। पर सब्जेक्टिव मूड क्या कहता है, वर्ब का बेयर इन्फिनिटिव आपको लेना है, और वैसे भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, होता तो यहाँ पे विन से लगा होता, है ही नहीं है, तो सब्जेक्टिव मूड का सेंटेंस है। तो इज ना करके मैं यहाँ लूंगा वर्ब का बेयर इन्फिनिटिव इज फैमिली का, जो कि होता है बी। तो आई प्रे दैट द मैच बी वॉन बाय हिम। समझ गए, मैं ऐसा प्रे करता हूँ कि वो मैच उसके द्वारा जीता जाए। हुआ क्या, यहाँ पे बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, इसी को कहते हैं सब्जेक्टिव मूड का पैसिव। मैंने आपको मूड भी सिखा दिया, एक्टिव में क्या होता है, पैसिव भी बना करके दिखा दिया,
बाकी दो सेंटेंसेस का बनाऊंगा उससे पहले स्ट्रक्चर देख लो जहाँ से हम शुरू हुए थे, बी एक्सक्लूडेड, है ना। इसेंशियल की जो मूवमेंट है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाए। अब यहाँ पे पैसिव बना हुआ है और इसी तरीके से बना हुआ है जैसे हमने यहाँ पे B1 बनाया था। अगले सेंटेंस का पैसिव बनाऊँ, द जज ऑर्डर दैट ही पे द फाइन। पैसिव बनेगा देखो ऐसे, द जज ऑर्डर्ड दैट द फाइन बी पेड बाय हिम, बाय हिम। पैसिव भी बन गया, बी फैमिली के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई और साथ में यहाँ सब्जेंटिव भी मुड़ गया, यहाँ पे अपने पास बेयर इंफिनिटिव भी आ गया, है ना। इस तरह से आप सब्जेंटिव का पैसिव बनाते हैं बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक और सेंटेंस देख लो, बाकी के दोनों सेंटेंसेस को आपको खुद सही करना है और उनके पैसिव बनाने हैं। ये आज आपका जो है ना क्विज है छोटा सा। लास्ट सेंटेंस है, इट इज़ नेसेसरी दैट द गवर्नमेंट हेल्प द पुअर। ये कैसे बनाऊंगा, इट इज़, जस्ट अ मिनट, इट इज़ नेसेसरी दैट द पुअर आर नहीं यहाँ पे बी हेल्प्ड बाय द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे आर आता अगर ये होता एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव, पर यहाँ तो आएगा नहीं, यहाँ तो आएगा अपने पास बी, है ना। देखो मेरा दिमाग भी घूम जाता है इसके अंदर, मैं भी बड़ा ध्यान से कदम फूंक फूंक के चलता हूँ। सब्जेक्टिव यहाँ दिखता है, ये चीज़ ही ऐसी है, कदम फूंक के चलना है आपको, सब्जेक्टिव जहाँ दिख जाए। द पुअर बी हेल्प्ड बाय द गवर्नमेंट। अब आ जाओ, ये दोनों जो है ना आपके, इनको आपको सब्जेक्टिव में चेंज करना है, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़, इसके सब्जेक्टिव का जो मूड है ना, जो वास्तव में सेंटेंस है, उसका पैसिव बनाना है। जब आप पैसिव बनाओगे ना, लास्ट में आकर के इसी स्ट्रक्चर पे भटकोगे और उसी तरीके से बनाना है जैसे मैंने 3 सेंटेंसेस का बनाया है। ये लास्ट के 2 सेंटेंसेस हैं, स्क्रीनशॉट ले लें और कोशिश करके डालें कमेंट सेक्शन में। गलत होगा उसका मैं ज़रूर सही करूँगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे हाँ, while the ministry gave no reason for its U-turn, it would appear wiser counsel prevailed after some opposition parties and retail trade had raised the issue of a lack of a level playing field. कह रहे जहाँ while या जबकि, while शुरू में आ जाए ना उसका मतलब क्या होता है, दो में से एक, जहाँ या जबकि, चाहे आप दोनों रख दो ना तो भी सही बैठेगा। कह रहे जबकि या जहाँ जो सरकार ने दिया कोई भी रीज़न नहीं, कोई भी कारण नहीं दिया अपने यू टर्न मारने का, अपनी बात से पलट जाने का। कह रहा है इट वुड अपीयर, ऐसा अपीयर होगा, ऐसा दिखाई देगा, और क्या होता हुआ वाइजर, ये अपीयर होगा और ज़्यादा समझदारी का काम। वाइजर मतलब ज़्यादा समझदार। और कैसे, कह रहा है काउंसिल प्रिवेल्ड, इट वुड अपीयर वाइजर काउंसिल प्रिवेल्ड, कि जो वाइजर काउंसिल है ना, ज़्यादा अच्छी जो एडवाइस है, सलाह मशवरा है, उसने प्रिवेल किया, वो जो है लास्ट में जीत गया। और कब, कह रहा है आफ्टर सम, बाद में जब कुछ अपोजिशन पार्टीज और रिटेल ट्रेड ने रेज कर दिया, उठा दिया इश्यू को, मुद्दे को, लैक ऑफ कमी के, लेवल प्लेइंग फील्ड का, इक्वल अपॉर्चुनिटी का, बराबरी के मौके का। और किन के लिए, इन रिटेलर्स के लिए जो ब्रिक एंड मोर्टार रिटेलर्स कहलाते हैं, ऐसे रिटेलर्स जो आज भी ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन ही अपना सामान बेच रहे हैं। सेंटेंस एक बार रिपीट कर दूं, फिर जाना इसके पीछे की ग्रामर में। जहां मिनिस्ट्री ने दिया कोई भी रीज़न नहीं अपने पलटे मारने का, फिर भी ये दिखाई देगा ऐसा कि वाइजर काउंसिल जो है, ज़्यादा अच्छी सलाह सूचन जो है ना, उसने प्रिवेल किया, उसने जो आखिर जीत गया वो। और कब, जब अपोजिशन पार्टियां और रिटेल ट्रेड वालों ने रेज कर दिया इस मुद्दे को, किसका, एक कमी का, लेवल प्लेइंग फील्ड का, एक कमी का, बराबरी के दर्जे का। और किन के लिए, ऐसे रिटेलर्स के लिए जो ब्रिक एंड मोर्टार रिटेलर्स हैं, आज भी माल ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन बेचते हैं। हुआ क्या, गवर्नमेंट ने पहले बोल दिया इनको देंगे, बाद में गवर्नमेंट को लगा और अपोजिशन पार्टियों ने बोला ऑनलाइन वाले तो दे जाएंगे, ऑफलाइन वाले आप दुकानें खुलने नहीं दे रहे, तो आपने तो भेदभाव कर दिया। यहाँ पे राइट टू इक्वलिटी का आपने जो है तोड़ दिया, उसको वायलेट कर दिया, हमारी फंडामेंटल राइट को। तो आप या तो ऑनलाइन भी बंद करो या फिर ऑफलाइन भी खुलने दो, समझ गए। उसके बाद सरकार ने सोचा यार बात तो सही है, सरकार ने बोला ऑनलाइन वाले भी सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल आइटम बेच सकते हैं, नॉन एसेंशियल नहीं बेच सकते। आ जाओ इस सेंटेंस के अंदर पीछे की चीज़ों पर। सबसे पहली चीज़ अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, कैन, कुड, मे, माइट, इनके बाद में वर्ब का बेयर इंफिनिटिव आता है। इट अपीयर्स होता अगर यहाँ पे वुड ना लगा होता, वुड लगने के कारण मैंने इट के बाद में क्या लगाया, अपीयर लगाया। देखो अभी तक आपने जो बताया मैंने रूल, वो यहाँ पे जो आपका सही बैठ गया। दूसरी चीज़, ये प्रिवेल्ड वर्ड है ना, ये 3 तरह से यूज होता हुआ देखोगे, कहीं लिख लो, एक बार याद कर लोगे, आपको समझ में आ जाएगा, जिंदगी भर आप भूलोगे नहीं। प्रिवेल करने का मतलब क्या होता है, परचम लहराना, जीतना या प्रभावी होना। हिंदी में बता रहा हूँ मैं आपको, शुद्ध हिंदी में प्रिवेल का मतलब होता है जब 2 लोगों की जंग होती है ना, और लोगों की नहीं, चीज़ों की, अच्छाई और बुराई की, बेवकूफ़ी की और समझदारी की, समझ गए ना। उल्टी चीज़ों की जब जंग होती है, जब सही चीज़ या खराब चीज़ भी जो लास्ट में जीत जाए ना, वो चीज़ होती है प्रिवेल करने वाली, वो चीज़ होती है विजयी, वो चीज़ होती है जो लास्ट में हावी हो। इसको यूज़ कैसे करते हुए देखोगे,
ट्रूथ प्रिवेल्ड इन द एंड, आखिर में सच की जीत हुई। कॉमन सेंस प्रिवेल्ड, आखिर में कॉमन सेंस की जीत हुई। वाइजर काउंसिल प्रिवेल्ड, आखिर में बेवकूफ़ी के आगे वाइजर और ज़्यादा समझदारी वाली काउंसिल है उसकी जीत हुई। समझ गए ना? जब आप यूँ कहते हो ना अक्ल आई गई, सच पता ही लग गया, तब आप लिखते हो ट्रूथ हैज़ प्रिवेल्ड, कॉमन सेंस हैज़ प्रिवेल्ड, वाइजर काउंसिल हैज़ प्रिवेल्ड। समझ गए ना? ऐसे ही यूज़ होगा, लिख लेना कहीं, जहाँ जहाँ जिंदगी भर देखोगे इस वर्ड को आप इसको ऐसे यूज़ करते हुए देखेंगे। समझ गए? चलो आगे देखने वाली चीज़ क्या है, लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होता है? प्लेइंग फील्ड मतलब मैदान, लेवल मतलब जिसका लेवल बराबर हो, एकदम लेवल हो, एकदम जो है सटा हुआ हो। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब होता है सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी, जैसे ऑनलाइन वैसे ऑफलाइन, जस्टिस सबके लिए, इक्विटी सबके लिए। समझ गए ना? लेवल प्लेइंग फील्ड मतलब सबके लिए बराबरी का दर्जा। ये ब्रिक एंड मोर्टर कल मैं आपको बता चुका हूँ, ऐसे रिटेलर्स जो आज भी पुराने तरीकों से डील करते हैं, ऑफलाइन ही पैसा लेते हैं, ऑफलाइन ही माल आपको देते हैं, है ना? कहाँ से निकला ये? कल के एडिटोरियल में देख लेना जाकर के, जो सीमेंट मोटर और ब्रिक ईंट से निकला है। ईंट सीमेंट के भट्टे वाले लोग होते हैं ना, वहीं से ये जो वर्ड निकाला हमने। कह रहा ऑल्सो, साथ ही साथ, दो इट इज़ ट्रू, हालांकि ये साफ है, सच है, दैट वो ये कि द ऑनलाइन परचेज ऑफ ए प्रोडक्ट एंड इट्स डोरस्टेप डिलीवरी बाय एन ई कॉमर्स फर्म मिनिमाइजेज ह्यूमन इंटरेक्शन टू ए नेग्लिजिबल लेवल। कह रहा ऑनलाइन परचेज जो है ना किसी प्रोडक्ट की, और उसकी आपके डोर टाइप पे डिलीवरी, आपके पायदान पे उसकी डिलीवरी, कह रहे ये दोनों काम है ना, और किसके द्वारा? एक ई कॉमर्स फर्म के द्वारा, एक ऐसी फर्म के द्वारा जो ई कॉमर्स का काम करती है, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन। और कह रहा है ये जो दोनों काम है ना, ये मिनिमाइज करते हैं, ये परचेज एंड इट्स डोरस्टेप डिलीवरी ये मिनिमाइज करती है, और किसको? ह्यूमन इंटरेक्शन को, कम से कम इंटरेक्शन को। और कैसे? एक नेग्लिजिबल लेवल तक, ऐसे लेवल तक जो है या नहीं बात बराबर। नेग्लिजिबल मतलब जिसको आप जो है नज़रअंदाज कर सकते हो। और कैसे करती है? अनलाइक ए परचेज इन अ स्टोर, बिल्कुल उल्टा एक ऐसी परचेज के जो एक स्टोर में होती है, जो एक दुकान के अंदर होती है। कह रहा ऑनलाइन के अंदर ह्यूमन इंटरेक्शन जो होता है बहुत कम होता है हालांकि। कह रहा लेकिन द फैक्ट, जो बात है ना, दैट वो ये कि द लॉकडाउन इज एम्ड एट रिस्ट्रिक्टिंग मूवमेंट टू द बेयरेस्ट मिनिमम। ये जो लॉकडाउन है उसका एक ही निशाना है, एक ही जगह वो एम्ड एट है, रेस्ट्रिक्ट करने पे मूवमेंट को बेयरेस्ट मिनिमम पे, कम से कम के ऊपर। बेयरेस्ट मिनिमम मतलब जरा भी नहीं, मिनिमम से भी कम। और कहाँ पे? कैसे? इन ऑर्डर टू ब्रेक द चेन ऑफ ट्रांसमिशन, ब्रेक करने के लिए ट्रांसमिशन की चेन को, इन ऑर्डर टू मतलब करने के लिए, ब्रेक द चेन ऑफ ट्रांसमिशन आप जानते हैं, ट्रांसमिशन की चेन को तोड़ने के लिए। कह रहे ये जो लॉकडाउन है ये क्या है? नेसेसिटेट्स, ये नेसेसरी बनाता है, और किसको? लिमिटिंग एग्जाम्पशंस को, राहतों को, छूटों को लिमिट करना। ये जो लॉकडाउन है, ये जो फैक्ट है, ये नेसेसरी बनाता है इस चीज़ को कि राहतों को, एग्जाम्पशंस को लिमिट किया जाए, कम से कम डाला जाए। सेंटेंस लंबा है, मेरे को एक बार रिपीट करना पड़ेगा शायद, फिर इसके अंदर एक चीज़ है बहुत अच्छी, मैं आपको बताऊंगा। हालांकि ये साफ है कि ऑनलाइन परचेज और डोर स्टेप डिलीवरी एक कॉमर्स के द्वारा जो है वो मिनिमाइज करती है ह्यूमन के इंटरेक्शन को कम से कम लेवल पे, नेग्लिजिबल लेवल पे। और कैसे? बिल्कुल उल्टा एक स्टोर के, एक दुकान के जहाँ पे आप परचेज करने जाते हो, बिल्कुल उल्टा होता है इसके अंदर, है ना? दुकान में तो बहुत जल्दी फैलेगा वायरस। कह रहे जो फैक्ट है ना, वो फैक्ट ये कि लॉकडाउन सिर्फ एक ही जगह इसके निशाना है, सिर्फ एक ही जगह एम्ड एट है, रेस्ट्रिक्ट करे मूवमेंट को सबसे कम पे, बेरेस्ट मिनिमम पे। और क्यों? ताकि ब्रेक कर सके चेन ऑफ ट्रांसमिशन को। तो कह रहे ये जो फैक्ट है ना, ये नेसेसरी बनाता है लिमिट करने को एग्जाम्पशंस को। कह रहे भले ही इसके अंदर बहुत कम होता हो, लेकिन नॉन एसेंशियल्स को फिर भी आपको अलाउ नहीं करना चाहिए। यही सिर्फ इस लॉकडाउन का मेन एम है। अब आ जाओ सेंटेंस में, आपके दो सवाल होंगे। पहला सवाल, सर ऑनलाइन परचेज है और एंड लगा हुआ है, फिर इट्स डोरस्टेप डिलीवरी है, ये दो चीज़ें हो गई, तो यहाँ पे मिनिमाइज क्यों लिखा हुआ है? यहाँ पे मिनिमाइज क्यों नहीं लिखा हुआ? अगर आपके दिमाग में सवाल है तो बहुत अच्छा सवाल है, सीधा से इसका जवाब है मेरे भाई। मैंने आपको 9 वीडियो में बताया हुआ है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, बावजूद एंड कंजंक्शन के उन दोनों को एक ही हमें ना एक ही तराजू में तोलने की कोशिश करते हैं। जैसे ब्रेड एंड बटर इज़ माई रूटीन ब्रेकफास्ट। ब्रेड एंड बटर तो क्या है? दो चीज़ें हैं ना, ब्रेड एंड बटर। फिर भी मैं क्या लिख रहा हूँ? इज़ माई रूटीन ब्रेकफास्ट, क्योंकि ब्रेड एंड बटर है ना एक ऐसी चीज़ है जिसको हम अलग नहीं कर सकते। कर तो सकते हैं पर एक्चुअल में उसको एक साथ बोला जाता है, एक साथ ही खाया जाता है। ऐसी चीज़ें तो बोलने में इस तरह से आती है कि एक साथ ही है। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। टाइम और तूफान जो है और वक्त जो है किसी का इंतजार नहीं करता। तो टाइम एंड टाइड है वो एक बोलने वाली चीज़ है, एक साथ में बोली जाने वाली चीज़ है, इसलिए हम उसको वेट्स फॉर नन लिखते हैं, वेट फॉर नन नहीं लिखते हैं। ग्रामर वीडियो में आपको करवा चुका हूँ मैं, ये बस वहीं से आया है। ऑनलाइन परचेज और उसकी डिलीवरी, कह रहा परचेज और डिलीवरी जो है ना एक ही बात है ना, पहले परचेज किया उसके साथ में उसकी डिलीवरी हो जाएगी। इस तरीके से दोनों को कंबाइन करके सिंगुलर वर्ब यहाँ पे यूज़ कर रहा है। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ग्रामर वीडियोज़ में आपको करवा चुका हूँ, सिर्फ आपको यहाँ पे रिवाइज करवा रहा हूँ। चैनल पे जाएंगे आप, बेसिक इंग्लिश की एक प्लेलिस्ट पड़ी है, टोटल इंग्लिश ग्रामर बाय YIT प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर 12 वीडियोज़ हैं। आज 13वीं वीडियो कल या परसों या आज मैं डालूंगा नरेशन के ऊपर, डायरेक्ट एंड के ऊपर, जरूर जाकर के फॉलो करें। चलो आगे बढ़ते हैं। कह एंड विद नॉन एसेंशियल आइटम्स रेंजिंग
from apparel to books to electronics and home appliances, constituting the bulk of the listing on e-commerce sites. Every additional product category would involve that many people. कह रहा और साथ में किसके साथ में, विद नॉन एसेंशियल आइटम्स के साथ में। और कैसे आइटम्स हैं, जो कि रेंज करती है फ्रॉम, उनकी रेंज क्या क्या है, पूरी रेंज बताएगा उनको। नॉन एसेंशियल आइटम किस किसको कहते हैं, एपरल मतलब कपड़े, कह रहा कपड़ों से लेकर किताबों तक, और किताबों से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक्स तक, और इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर के घर के उपकरणों तक, होम अप्लायंसेस तक। कह रहा ऐसी जो नॉन एसेंशियल आइटम्स है ना, जो कि कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, जो कि बनाती है, फॉर्म करती हैं ज़्यादातर को, बल्क को, और किसके, जो लिस्टिंग होती है ना ई कॉमर्स साइट की, ई कॉमर्स साइट के बाद जो लिस्ट होती है सामान डिलीवर करने की, ज़्यादातर बल्क जो है ना इन्हीं आइटम्स का होता है, कपड़ों, किताबों और इलेक्ट्रॉनिक्स का। कह रहा एवरी एडिशनल प्रोडक्ट कैटेगरी जो है ना, हर जो एडिशनल प्रोडक्ट कैटेगरी आप लेके आओगे, जूते लेके आओगे, घड़ियाँ लेके आओगे, कह रहा वो इन्वॉल्व करेगी, वुड इन्वॉल्व उतने ही एडिशनल पीपल को। हर कैटेगरी के लिए अलग कैटेगरी के पीपल उनको बुलाने पड़ेंगे, है ना। और कैसे, क्यों इन्वॉल्व करेगी, गेटिंग एक्टिवेटेड, उनको एक्टिवेट करने का इन्वॉल्वमेंट होगा। और कैसे, अलॉन्ग द सप्लाई चेन के साथ में। अब देखो सप्लाई चेन क्या होती है, फ्रॉम अ प्रोड्यूसर और सप्लायर टू द ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एंड एडिशनल डिलीवरी पर्सन। एक प्रोड्यूसर और सप्लायर से लेकर के ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर से लेकर के एडिशनल डिलीवरी पर्सन तक, समझ गए ना। कह रहा है एडिशनल एसेंशियल आइटम्स के जो कंस्टिट्यूट करने के, बनाने के ज़्यादातर लिस्टिंग को ई कॉमर्स साइट की, इसके साथ में ही हर एडिशनल प्रोडक्ट कैटेगरी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उतने ही लोगों को एक्टिवेट करने का काम। और क्या, सप्लाई चेन के साथ में प्रोड्यूसर आएगा, फिर सप्लायर अपने काम पे आएगा, फिर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर को बुलाना पड़ेगा, फिर एडिशनल डिलीवरी पर्सन को बुलाना पड़ेगा। समझ गए सेंटेंस को। वुड प्लस बेयर इन्फिनिटिव, हर जगह देखोगे यही लगेगा। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, 2-3 नंबर हर एग्जाम के अंदर आपके आते हैं, अगर आप मॉडल का ध्यान रखो तो। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है टू बी श्योर, ये बात तो पक्की है, तो ये बात को तो पक्का करने के लिए टू बी श्योर। और क्या श्योर, कह रहा है गिवन, जो दिया गया देखते हुए। अच्छा क्या देखते हुए, द इमेंस इकोनॉमिक कॉस्ट, बहुत ज़्यादा आर्थिक कीमत जो है इमेंस इकोनॉमिक कॉस्ट है। और कौन सी कॉस्ट है, कह रहा है एसोसिएटेड विद द शटडाउन, जो कि एसोसिएटेड है, जुड़ी हुई है इस लॉकडाउन से, शटडाउन से। और किसके साथ है, कॉस्ट काय की है, कह रहा है स्पेशली टू इंडिविजुअल लाइवलीहुड्स, खास करके हमारे व्यक्तिगत लाइवलीहुड्स पे, व्यापार पे, धंधों पे। कह रहा ये बात पक्की है कि देखते हुए इस बड़ी कॉस्ट को, इमेंस इकोनॉमिक कॉस्ट को, इट वुड सीम, ये दिख सकता है या ये दिखाई देगा, सीम होगा अ रीजनेबल आर्गूमेंट, एक बिल्कुल सही सी आर्गूमेंट, बिल्कुल सही सा लॉजिक। और वो लॉजिक क्या है, दैट वो ये कि as many sectors and jobs that can be allowed to reopen with stringent safeguards mandated or to be permitted। कह रहा as many, जितने हो सकें, as many, जितने हो सकें सेक्टर्स और जॉब्स जो कि अलाउ किए जा सकते हैं रीओपन होने के लिए बहुत ही सख्त सेफ गार्ड्स के साथ, जो ऐसे सेफ गार्ड्स हैं जिनको मैंडेट किया हुआ, जरूरी बनाया हुआ है। कह रहा जितने ऐसे सेक्टर्स और जॉब्स हैं ना, और टू बी परमिटेड टू डू सो, वो परमिट किए जाने चाहिए ऐसा करने के लिए। और कैसे, इन अ फेज्ड मैनर, एक फेज्ड मैनर के अंदर, एक ऑर्डरली मैनर के अंदर। सेंटेंस लंबा है मानता हूँ, पर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अगर सारे इसके पीस कर दो। यहाँ से इट वुड सीम से मैं रिपीट करता हूँ, ये ऐसा देखते हुए बिल्कुल सही रीजनेबल आर्गूमेंट होगी ये कि जितने ऐसे सेक्टर हैं, ऐसी जॉब्स हैं, और कौन से, अब ये दैट से पढ़ो, जो कि अलाउ किए जा सकते हैं फिर से शुरुआत के लिए, काम करने के लिए बहुत ही कड़े सेफगार्ड मेजर्स जो कि मैंडेटरी है सरकार के द्वारा, जिनको जरूरी बनाया गया है। कह रहा है उनके साथ में जितने ऐसे सेक्टर्स हैं ना, वो परमिट किए जाने चाहिए इस तरह को, इस काम को करने के लिए, रीओपन होने के लिए, एक फेज वाइज मैनर के अंदर। समझ गए सेंटेंस को। अब ये उल्टी बात कर रहा है, दूसरा पहलू बता रहा है। पहलू क्या है, इकोनॉमिक कॉस्ट सबके पास बहुत ज़्यादा आ रही है, सारों को बहुत ज़्यादा मंदी झेलनी पड़ रही है, तो जितनों को आप खोल सकते हो आप खोल दो, ये भी तो आप कर सकते हो ना। सेंटेंस में देखने वाली चीज़ क्या है, विच दैट, तो मैं कई बार बता चुका हूँ आपको, ये वही दैट आया है। सेक्टर्स एंड जॉब्स खास की बात कर रहा है, जिनको अलाउ किया जा सकता है ना। अगर सेक्टर्स एंड जॉब्स सबकी बात कर रहा होता तो यहाँ विच लगाते, खास की बात हो रही है तो दैट लगा रहे हैं। यहाँ पे अचानक से आई हुई V3 3 बार आई है, एसोसिएटेड विद, अचानक से आई हुई V3 एसोसिएटेड, किसके लिए आई है, कोस्ट के लिए आई है, कोस्ट विच आर एसोसिएटेड विद, समझ गए ना, कोस्ट जो कि जुड़ी हुई हैं। अचानक से आई V3 क्या करती है, एडजेक्टिव का काम करती है। दूसरी बार देखो, मैंडेटेड, कौन से सेफ गार्ड, जिनको मैंडेट किया गया, जरूरी बनाया गया। फिर से V3 आई है, अचानक से आई है, सेफ गार्ड को यहाँ पे मॉडिफाई कर रही है, उसके बारे में कुछ बता रही है। आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस को रिपीट जरूर कर लें, शर्माए नहीं अगर आपको दिक्कत आ रही है अभी भी तो। कह रहे क्लियरली, साफ साफ, दैट वॉज द अंडरलाइंग रैशनल बिहाइंड द सेंटेंस 15 मिसिव, यही जो था ना अंडरलाइन, पीछे नीचे छुपा हुआ रैशनल था, लॉजिक था, सेंटर के अप्रैल 15 के मिसिव के पीछे, लेटर के पीछे। मिसिव मैंने कल बताया था ना आपको, रिटर्न लेटर किसी के लिए लिखते हैं अपने, उसको कहते हैं मिसिव ऑफिशियल लेटर को। कह रहे यही सोच के सेंटर ने अप्रैल 15 को सबको बोला था कि शुरू कर दो आप अपना बिजनेस, ई कॉमर्स वालों को। कह रहे अमंग द सेक्टर्स दैट कैन रिज्यूम आर
एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज़। कह रहा उन सेक्टर्स में से, और कौन से सेक्टर्स, वो सेक्टर्स, खास सेक्टर्स दैट जो कि रिज्यूम कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं अपने काम को। कह रहा उन सेक्टर्स में से अमंग सेक्टर्स आर, कौन कौन से सेक्टर्स हैं, देखो एक तो एग्रीकल्चर, दूसरा हॉर्टिकल्चर, तीसरा बैंकिंग, चौथा कार्गो, पांचवा कंस्ट्रक्शन और छठवां है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, जिसमें इंक्लूडिंग शामिल है पैकेजिंग मटेरियल्स। तो इन सबको जो है ना, ये सारे के सारे सेक्टर्स को रिज्यूम करने के लिए परमिशन मिल गई है। वर्ड एक ही आया यहाँ पे हॉर्टिकल्चर, इसका मतलब क्या होता है आप सर्च करो, चलो मैं तो बता दूंगा तो आप भूल जाओगे। हॉर्टिकल्चर जब सर्च करो ना तो साथ में सेरीकल्चर भी सर्च करना, बहुत अच्छे वर्ड्स हैं दोनों, हॉर्टिकल्चर एंड सेरीकल्चर, जरूर बताना मुझे भी है ना, सेरीकल्चर जरूर सर्च करना। कह रहा इंटरेस्टिंगली, बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है, वाइल सेल्फ एम्प्लॉयड ट्रेड्समैन सच एज इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स एंड कारपेंटर्स हैव बीन अलाउड टू रिज्यूम वर्क। अब यहाँ पे सरकाज़म आ जाएगा इसका, हंसी की ताने वाली बात आएगी, देखना ताना मार रहा है सरकार को। कह रहे इंटरेस्टिंग बात ये है, जहाँ या जब सेल्फ एम्प्लॉयड ट्रेड्समैन है, जो अपना धंधा खुद करने वाले जो लोग हैं, कारीगर हैं, सच एज जैसे कि इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर और कारपेंटर, ये जो तीनों के तीनों बढ़ई, इलेक्ट्रिशियन और जो है कारपेंटर, कह रहे ये जो अलाउ कर दिए जा चुके हैं, इनको इजाज़त मिल गई है काम को रिज्यूम करने की। कह रहे जहाँ ऐसा हो गया है, दे वुड बी अनेबल, वो होंगे अनेबल, उनमें ताकत नहीं होगी किसी काम को करने की, और क्या काम को करने की, टू प्लाई देयर ट्रेड्स, अपने धंधे को चलाने की। दे वुड बी अनेबल टू प्लाई देयर ट्रेड्स। अच्छा क्यों, इफ़ देयर कंज्यूमर्स आर अनेबल टू फर्निश द रेलिवेंट मटेरियल्स, अगर उनके कस्टमर जो हैं वो अनेबल होते हैं फर्निश करने को, ला करके देने को जो रेलिवेंट मटेरियल है, जिस मटेरियल की उनको ज़रूरत है, एट द वर्क साइट, उनके काम करने की जगह पे। कह रहा अगर वो कंज्यूमर उसके ला करके नहीं देंगे ना, प्लम्बर को पानी जो पाइप की फिटिंग, कारपेंटर को लकड़ी और इलेक्ट्रिशियन को जो तार, तो ये अप्लाई करने में अनेबल होंगे, काम नहीं कर पाएंगे। अब देखो ऐसा क्यों, कह रहा बिकॉज क्योंकि द शॉप्स एंड ई कॉमर्स फर्म्स सेलिंग दीज नॉन एसेंशियल गुड्स आर येट टू रिज्यूम। जो दुकानें और ई कॉमर्स फर्म्स है ना, जो सेल करती हैं इन नॉन एसेंशियल गुड्स को, अभी भी उनका रिज्यूम होना बाकी है, ऑपरेशंस का अभी भी उनका खुलना बाकी है। इलेक्ट्रीशियन काम कर सकता है पर तार नहीं मिलेगी, जो दुकान तार बेचती है और जिस कंपनी से तार आती है ऑनलाइन, वो कंपनी और दुकान आपने बंद कर रखी है। प्लम्बर आपका काम जरूर कर सकता है पर पाइप नहीं ला सकता। मेरे नए घर में भी अभी तक पानी का कनेक्शन नहीं हुआ, मैं हर 5वें दिन टैंक मंगवाता हूँ पानी का, है ना, क्योंकि प्लम्बर तो खुल गए पर अभी भी पाइप वाली शॉप्स खुली नहीं है जहाँ से पाइप ला करके मैं पाइपलाइन डलवा सकूँ, है ना। ऐसे कारपेंटर्स तो ये ताना मार रहा है कि आपने ये तो सोच लिया इनको काम करने दें, पर पाइपों की दुकान खुलेगी तभी ये काम करेंगे ना। समझ गए सेंटेंस को मेरे हिसाब से। अब इस सेंटेंस पे देखने वाली चीज़ है प्लाई वर्ड है। प्लाई के 3 मतलब होते हैं, यूज़ करना किसी चीज़ को, काम करना, काम जो आपका वर्क करना, और ड्राइव करना। जैसे मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ तीनों सेंटेंस को। प्लाई योर विट्स, प्लाई योर नॉलेज, प्लाई योर स्किल्स, अपनी स्किल्स को, अपने दिमाग को, अपने नॉलेज को यूज़ में लो। प्लाई योर व्हीकल, अपने व्हीकल को ड्राइव करो। प्लाई योर ट्रेड, अपने धंधे के ऊपर काम करो। समझ गए ना, एक ही वर्ड 3 तरह से काम करता है। व्यापार के आगे लगा दो तो मतलब बिजनेस करना, व्हीकल के आगे लगा दो तो मतलब व्हीकल चलाना, और किसी चीज़ के आगे लगा दो तो मतलब उसको इस्तेमाल में लेना। समझ गए। और इसमें कुछ है नहीं, कह रहा आगे बढ़ते हैं। लॉस्ट हेयर दो इज़ द वेरी डेफिनेशन ऑफ व्हाट ऑट टू बी डीम्ड एसेंशियल। यहाँ पे लॉस्ट हेयर, यहाँ पे जो चीज़ लॉस्ट है ना, हालांकि वो क्या है, वो खास डेफिनेशन लॉस्ट है, और वो क्या, किस चीज़ की, व्हाट ऑट टू बी डीम्ड, क्या हमें डीम करना चाहिए, कौन सी चीज़ को कंसीडर किया जाना चाहिए एसेंशियल, जरूरी। सबसे ज़रूरी चीज़ अभी एक ही यहाँ लॉस्ट है, हमें पता ही नहीं है एसेंशियल क्या है और क्या नहीं है। यहाँ पे सरकास्टिक होकर के बता रहे हैं, आगे देखना सेंटेंस आएगा कैसे सरकास्म दिखाएगा अपना है। आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट आपका वेरी डेफिनेशन है, इज आपकी वर्ब है, यहाँ पे सेंटेंस इन्वर्टेड है। क्यों इन्वर्टेड है आपको पता रहा मैंने, हेयर देयर वेयर कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनते, लॉस्ट एक एडजेक्टिव है, कभी भी सब्जेक्ट बन नहीं सकता, दो एक कंजंक्शन है, सब्जेक्ट बनेगा वेरी डेफिनेशन। कह रहा इज अ पैकेट ऑफ एसेंशियल चीज स्लाइसेस मोर वाइटल देन ए नॉन एसेंशियल लैपटॉप। क्या एक पैकेट जो है एसेंशियल चीज स्लाइस का वो ज़्यादा वाइटल है नॉन एसेंशियल लैपटॉप से, और किसके लिए, फॉर ए पर्सन, एक ऐसे आदमी के लिए वर्किंग फ्रॉम होम जो घर से काम कर रहा है, एंड अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस, जो ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड कर रहा है। आपको चखने के लिए एसेंशियल जो आइटम मान सकते हो आप चीज़ स्लाइस को, है ना, जरूरत नहीं है इसकी वैसे, पर फिर भी आपको मिल जाएगी बाजार के अंदर, चाहे किसी को वैसे ही खानी हो चीज़ स्लाइस, है ना, एसेंशियल मान लिया। पर वो आदमी जो घर बैठ करके वर्क फ्रॉम होम कर रहा है या ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहा है, उसका जो लैपटॉप है ना वो आपके लिए नॉन एसेंशियल है, आपको लगता है उसको भी जरूरत नहीं है। तो कह रहा अभी डेफिनेशन हमारी साफ नहीं है इस बारे में। सेंटेंस इन्वर्टेड है, लास्ट के अंदर क्वेश्चन मार्क लगा है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, इसको कहता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस में एक सवाल पूछा गया है, इसकी निशानी ये होती है। कह रहा ऑल्सो, साथ ही साथ, एज द लॉकडाउन एक्सटेंड्स टू अवर मंथ, जैसे ये लॉकडाउन एक्सटेंड होता है, बढ़ता है 1 महीने से ऊपर, कह रहा व्हाट माइट हैव बीन नॉन एसेंशियल एसेंशियली इनिशियली माइट टर्न एसेंशियल लेटर। वो जो चीज़ जो कि होती हुई होगी नॉन एसेंशियल शुरुआत में,
हो सकता है वो टर्न कर गई हो, बदल गई हो एसेंशियल में बहुत आगे जा कर के। कहने का मतलब क्या, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तब हो सकता है कोई चीज़ आपके लिए एसेंशियल ना हो, अब वो चीज़ आपके लिए एसेंशियल हो गई है। जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तब आपको लगा था ये नॉन एसेंशियल है, अब हो सकता है वो नॉन एसेंशियल ना रही हो। यहाँ पे एक नाउन क्लोज सब्जेक्ट बन गया है माई टर्न वर्ब का। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ भी रख सकता हूँ सीधी सीधी, मान लो मैं लिख दूँ ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी पार्लर माई टर्न एसेंशियल लेटर, तो ब्यूटी पार्लर सब्जेक्ट बन जाता ना आपका। अब ब्यूटी पार्लर नहीं है, यहाँ पे एक पूरा क्लोज आया हुआ एक वर्ब के साथ, सब्जेक्ट के साथ, वो आपका सब्जेक्ट बना हुआ है इस वर्ब का, इसको कहते हैं नाउन क्लोज। बहुत सारे वर्ड्स जब एक सिंगल नाउन का काम करें नाउन क्लोज कहलाते हैं। बढ़ते हैं आगे, कह रहा स्टिल फिर भी प्रोटेक्टिंग लाइव्स मस्ट अल्टीमेटली बी प्रायोरिटाइज ओवर अलाइंग कमर्शियल एक्टिविटी। फिर भी प्रोटेक्ट करना जो जिंदगियों का है ना, आखिरकार मस्ट बी वो होना चाहिए प्रायोरिटाइज्ड, उसी को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। अल्टीमेटली मतलब आखिरकार उसी को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। और किसके ऊपर प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, प्राथमिकता मिलनी चाहिए, अलाउ करने पे कमर्शियल एक्टिविटी को। अच्छा कब कह रहा है, इवन व्हेन, यहाँ तक कि तब जब द लाइन बिटवीन एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल परचेजेस रिमेन अ ब्लर, जब लाइन जो है ना एसेंशियल और नॉन एसेंशियल के बीच की परचेजेस की बनी रहती है एक ब्लर। ब्लर का मतलब क्या होता है, समथिंग विच इज़ क्लाउडी, समथिंग विच इज़ नॉट वेरी क्लियर। कह रहा है भले ही आपकी लाइन क्लियर ना हो एसेंशियल नॉन एसेंशियल की, फिर भी जिंदगियां बचाना बिल्कुल सही है। आपने जो किया उससे हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही रास्ते आप जा रहे हो। इसको कहते हैं यूफेमिस्टिक होकर कहना, ताना भी मार दिया, सरकार को सही भी ठहरा दिया, लास्ट में यही बोला अभी इस डेफिनेशन पे नहीं लड़ना है, अभी इस चीज़ से लड़ना है, इस बीमारी से कैसे जूझा जाए, बाहर जो है निकला जाए। समझ गए। थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग सकता है क्योंकि अजीब तरीके से, कोशिश करें उन सेंटेंसेस को फिर से देखने की और अपने नोट्स जरूर बनाएं। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे ना तो आप सबसे बड़े बुद्धू हैं। पहला पागल वो होता है जो सीखता नहीं है, दूसरा पागल उससे भी बड़ा वो होता है जो सीख करके भूल जाता है। इजाज़त दें मुझे अगली वीडियो तक के लिए। अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में, हाँ समरी और जो क्वेश्चन पूछे जरूर डालें, उनके आंसर कमेंट सेक्शन में। साइनिंग आउट।